अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 11। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और छुट्टी को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज हम जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन रह गया था उसको कंप्लीट करेंगे। वाई डज साउंड ट्रैवल फास्टर इन सॉलिड दैन इन गैसेज। जो सॉलिड हमारे पास साउंड होता है वो सॉलिड में ज़्यादा तेज़ी से हरकत क्यों करती है एज़ कम्पेयर टू गैसेज की निस्बत। बेटा वैसे भी अंडरस्टूड होता है कि सॉलिड जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा करीब पार्टिकल्स होते हैं उनके, जबकि गैसेस के पार्टिकल अपने आप से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। और जहाँ तक जाना जाता है कि एक गैस का पार्टिकल दो मालिक्यूल यानी कि एक गैस का मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल से तकरीबन अपने वजन से 300 गुना फासले पर होता है। और बेटा सॉलिड में क्या होता है, वो तकरीबन एक के साथ दूसरा ही साथ लगे जुड़ा हुआ ही होता है, मतलब कि बिल्कुल अटैच करीब ही होता है। तो जिस वजह से क्या होता है उनका क्विक रिस्पांस बहुत ज़्यादा होता है। क्विक रिस्पांस का मतलब क्या है, एक को थोड़ी सी वाइब्रेशन पहुंची वो साथ वाले को भी ट्रांसफ़र कर देता है, तो जिससे क्या उनका क्विक रिस्पांस बहुत ही ज़्यादा होता है। तो क्विक रिस्पांस को बेटा इलास्टिक मॉडुलस भी कहा जाता है, मतलब कि इलास्टिसिटी कहा जाता है, मतलब कि थोड़ा सा उसको हम वाइब्रेट करें यानी कि थोड़ी सी उसको एनर्जी दे वो जल्दी से उस पर रिस्पॉन्स करता है। जैसे रबड़ है, उसको थोड़ा सा खींचे वो वापस जल्दी से अपनी जगह पर वापस जाने की कोशिश करती है। तो इसी तरह सॉलिड्स में क्या होता है, ये जो क्विक रिस्पॉन्स होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए उसकी इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होती है। यही इसी को तो इलास्टिसिटी कहते हैं कि वापस जाने की कैपेसिटी पर जितनी जल्दी वापस जाता है उतनी उसकी इलास्टिसिटी उतनी ही ज़्यादा अच्छी है। जैसे अक्सर का हम रबड़ देखते हैं, जो जितनी अगर अक्सर पैंट्स में लोग डालते हैं, पैंट्स में जो डालते हैं रबड़ डालते हैं यानी कि उसको इलास्टिक डालते हैं, जो जितनी जल्दी अपनी जगह पर वापस आ जाता है उसकी इलास्टिसिटी उतनी ही अच्छी होती है। अच्छा देखिए, साउंड ट्रैवल फास्टर इन सॉलिड देन इन गैसेज। जो साउंड होती है वो गैसेज की निस्बत सॉलिड में ज़्यादा तेज़ी से हरकत करती है। जैसे कि द फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड के लिए फार्मूला V इज इक्वल टू इलास्टिसिटी ओवर रो का मतलब होता है डेंसिटी और इसका अंडर रूट लिया जाए तो वे देखा ऑल्दो द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर। डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है देन द डेंसिटी ऑफ गैसेज की निस्बत सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, बट द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर सॉलिड इज़ मच ग्रेटर दैन दैट ऑफ गैसेज। जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो गैसेज की और सॉलिड की वो गैसेज की जो हमारे पास फिर से रिपीट करते हैं, जो मॉडुलस ऑफ बेटा इलास्टिसिटी है वो गैसेस की उससे तो ज़्यादा है सॉलिड की, मगर सॉलिड की जो मॉडुलस इलास्टिसिटी है वो उसकी डेंसिटी से भी ज़्यादा है। आई रिपीट, सॉलिड की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उसकी डेंसिटी से भी ज़्यादा है। तो ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, ई ज़्यादा होने से वी भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होने से वेलोसिटी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड आर क्लोजर देन इन गैस एंड रिस्पॉन्स मोर क्विकली। और यही उसने मैंने पहले बात बताई है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं सॉलिड के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं, वो जल्दी से रिस्पॉन्स करते हैं देन गैसेस की निस्बत। हैंड साउंड ट्रैवल फास्टर इन सॉलिड देन गैसेस, इसलिए कहा जाता है साउंड जो होती है वो सॉलिड में ज़्यादा तेज़ी से हरकत करती है गैस की बानिस्बत। आगे देखिए हमारे पास बेटा, हाउ आर बीट्स यूज़फुल इन ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। बीट्स कैसे इस्तेमाल की जाती है, हम यूज़फुल है हमारे लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करने के लिए। बेटा ये होता है ट्यून का, आपने सब लफ्ज़ सुना होगा, वैसे भी टीवी में ट्यूनिंग करते होते हैं। ट्यूनिंग का मतलब होता है बेटा दो फ्रीक्वेंसी को मैचअप करना, जिससे वो मैचअप होने से क्या होता है ट्यून हो जाता है, मतलब पहले जैसे की फ्रीक्वेंसी दूसरे की भी वैसी ही कर देना। क्योंकि आप अपने जो ट्रेडुआ होता है उसमें अगर नोक को हिलाए ना थोड़ा आगे पीछे करें तो उसकी फ्रीक्वेंसी जैसे ही स्टेशन वाले की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, आपको वो गाने सुनाई देते हैं या फिल्में सुनाई देते हैं, फिल्मों की आवाज़ आती है, खबरों की आवाज़ आती है, वो तब होगा जब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी, और सेम होने को ही ट्यून कहते हैं। और बेटा बीट्स का मतलब होता है कि जब दो हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो उनमें थोड़ा सा स्लाइटली सा फ़र्क होने की वजह से क्या होता है उनमें बीट्स पैदा हो जाती हैं। जैसे आप गानों में सुना हो बीट्स पैदा हो जाती हैं, आवाज़ का उतार चढ़ाव ये थोड़ा सा होता है। तो इन ऑर्डर टू ट्यून ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टू द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी इट इज़ साउंडेड टुगेदर। उन दोनों को इकट्ठा बजाया जाता है विद एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉन फ्रीक्वेंसी। अगर आप किसी की म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करना चाहते हैं बीट्स की मदद से, तो बेटा एक जो सही है इंस्ट्रूमेंट एक वो लें जिसकी, जैसे फ़र्ज़ करें गिटार ले लिया आपने,
उसकी फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि वो ठीक है, दूसरे गिटार की आपको पता नहीं। आप ऐसा करें, दोनों को एक ही वक्त में यूज़ करेंगे। जब आप उन दोनों को एक ही जगह पर यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे दोनों की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा फ़र्क होगा, आपको बीट सुनाई देंगी। आप फिर ऐसा करें, जो आप जिसको एडजस्ट करें उसको थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी आगे पीछे करते रहें जब तक कि क्या हो जाए, बीट्स आना बंद हो जाए। और जैसे बीट्स आना बंद हो जाएंगी तो इसका मतलब है कि आपने दूसरे वाले इंस्ट्रूमेंट का पहले वाले इंस्ट्रूमेंट से फ्रीक्वेंसी सेम कर दी है और दोनों की ट्यूनिंग हो गई है, और ट्यूनिंग होने से बीट्स बंद हो जाएंगी। बीट्स हमें बताती हैं कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है या नहीं है। द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकंड इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू बॉडीज़। अभी वही बात बता रहा है कि दो बॉडीज़ के दरमियान फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस को भी क्या कहा जाता है, बीट्स कहा जाता है। टू ट्यून अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टू द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी, अगर हम किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को अपनी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी के मुताबिक ट्यून करना चाहते हैं, इट इज़ साउंडेड टूगेदर, उसको साथ बजाएं विद एन इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट के साथ ऑफ नॉन फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें पता है। मतलब उसको किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ बजाएं जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें पहले से पता है, ताकि उसको उसके लिहाज से उसमें दुरुस्तगी की जा सके। आगे क्या है, नाउ द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस विल टेल द डिफरेंस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। तो जितनी बीट्स ज़्यादा पैदा होंगी इसका मतलब है कि उसमें फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस उतना ही ज़्यादा है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अनट्यून्ड इंस्ट्रूमेंट इज एडजस्ट टिल द नंबर ऑफ बीट्स बिकम जीरो। हम उसको एडजस्ट करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा करेंगे। उसकी जो तार होती है ना गिटार की, उसको आप ना कभी वो नोब के जरिए, जो नोब होता है उसकी तरह उससे ना उसको टाइट करें, कभी लूज़ करें, जिससे क्या हो जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी बदलती जाएगी। एट दिस स्टेज द टू इंस्ट्रूमेंट विल हैव द सेम फ्रीक्वेंसी। जैसे दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी ट्यून, उसको कहा जाएगा कि वो ट्यून हो गया। आगे बेटा हमारे पास है व्हेन टू नोट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी F1 एंड F2 आर साउंडेड टुगेदर। हमारे पास दो फ्रीक्वेंसीज है, एक F1 एक F2 है, उसको दोनों को इकट्ठा बजाया गया है। बीट्स आर फॉर्म्ड, तो बीट्स क्या हो गई, पैदा हो गई है। इफ़ F1 इज ग्रेटर देन F2, अगर F1 बड़ा है F2 से, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स क्या होगी बेटा, हमने यही अभी देखा कि फ्रीक्वेंसी जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा बीट्स भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर F1 बड़ा है F2 से तो बेटा जितना उनमें फ़र्क है उतनी ही बीट्स भी होगी। तो हमारे पास देखते हैं, हमारे पास उसने पूछा भी यही, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बीट, वो बीट्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। इसका ऑप्शन बेटा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 सही है, F1 माइनस F2। F1 बड़ा है, F2 छोटा है। सिंस नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जितनी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस ज़्यादा होगा बीट्स भी उतनी ही ज़्यादा पैदा होने वाली हैं। आगे बेटा हमारे पास है एज अ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एज अ रिजल्ट ऑफ ए डिस्टेंस एक्सप्लोजन। कहता है किसी फासले पर कोई एक्सप्लोजन हुआ है, कोई धमाका हुआ है, एंड ऑब्जर्वर सेंस अ ग्राउंड ट्रिमर, जो एक सेंसर है हमारे पास, एक ऑब्जर्वर है जैसे मैं ही आगे इंसान है, वो उसको थरथराहट पहले से, ट्रिमर का मतलब थरथराहट पहले से महसूस हो जाती है। देन हियर द एक्सप्लोजन, आवाज़ बाद में आती है। एक्सप्लेन द टाइम डिफरेंस, और उस टाइम डिफरेंस को भी आपने बताना है। बेटा बात ये होती है कि ये क्यों होती है, क्योंकि बात ये है कि वो साउंड जो होती है, हमें ये भी ऊपर से पढ़ के आए हैं कि साउंड क्या होती है, उसकी स्पीड सॉलिड में ज़्यादा तेज़ होती है हवा की निस्बत, इसलिए साउंड जो होती है वो ज़मीन के रास्ते हमारे पास जल्दी पहुंच आती है, और साउंड के हवा में से उसकी स्पीड कम होती है, इसलिए वो लेट आती है, इसलिए हमें वो डिफरेंस महसूस होता है। इसलिए हमें थरथराहट पहले महसूस हो जाती है, आवाज़ बाद में आती है। अक्सर का आपने देखा होगा पुराने वक्त में क्या होता है, लोग जंगों में जब जंगें करते थे तब घोड़ों की आवाज़ सुनने के लिए वो तो ज़मीन के साथ कान लगा के सुनते थे कि घोड़ों की आवाज़ें आ रही हैं कि नहीं, तो इससे उनको पता चल जाता था कि आज जो हमारे पास एनिमीज़ हैं वो आ रहे हैं या नहीं। या फिर आप ट्रेन की आवाज़ को, ट्रेन की पटरियों के साथ कान लगा के सुन सकते हैं कि ट्रेन आ रही है या नहीं, क्योंकि साउंड जो होती है वो सॉलिड में ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करती है एज़ कम्पेयर टू एयर। तो द साउंड वेव्स प्रोड्यूस बाय द एक्सप्लोजन रीच द ऑब्जर्वर क्विकली थ्रू द ग्राउंड एज़ कम्पेयर टू द साउंड वेव्स रीचिंग द थ्रू द एयर। कहता है वो हवा की निस्बत सॉलिड में जल्दी से आपकी तक आवाज़ पहुँचती। द ग्रेटर द वैल्यू इलास्टिक मॉडुलस, जैसा कि हमने ऊपर फार्मूले में पढ़ा है, V इज इक्वल टू इलास्टिक मॉडुलस ओवर डेंसिटी का अंडर रूट। तो इलास्टिक मॉडुलस इज द रीजन दैट साउंड ट्रैवल फास्टर दैन द फास्टर इन सॉलिड दैन इन गैसेस, के इलास्टिक मॉडुलस ज़्यादा होती है इसलिए उसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। देयरफॉर एन ऑब्जर्वर सेंस अ ग्राउंड ट्रिमर, तो इसलिए ऑब्जर्वर ग्राउंड ट्रिमर महसूस करता है। एंड देन द हियर द एक्सप्लोजन, उसको आवाज़ कम सुनाई देती है, उसको थरथराहट जल्दी महसूस हो जाती है। एक्सप्लेन वाई साउंड ट्रैवल फास्टर इन वार्म एयर एंड देन इन कोल्ड एयर। कहता है कि हमारे पास जो साउंड होती है उसकी स्पीड गर्म हवा में ज़्यादा होती है ठंडी हवा की बनिस्बत। ऐसा क्यों होता है? वी नो दैट द स्पीड ऑफ साउंड वेरीज एज डायरेक्टली एज द स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कहता है हम जैसा कि हम पहले से जानते हैं जो स्पीड होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, क्योंकि टेम्परेचर किसी को दिया जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल्स ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे, जब ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे वो एक दूसरे से टकराव करेंगे, कोलिजन करेंगे, जिससे
जैसे वो, क्योंकि फ़र्ज करें कि इलास्टिक है वो अपनी एनर्जी को दूसरे मालिक्यूल के बाद ट्रांसफ़र करती है, इसलिए एनर्जी जल्दी ट्रांसफ़र हो जाती है, इसलिए उनकी स्पीड भी तेज़ हो जाती है। तो देखा, इट मीन दैट द इंक्रीज इन टेम्परेचर द थर्मल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मालिक्यूल इंक्रीज, सो ग्रेटर द टेम्परेचर ऑफ एयर मोर विल बी द स्पीड ऑफ साउंड इन इट। अगर उनका टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड भी ज़्यादा हो जाती है। दैट इज़ बाय साउंड ट्रेवल फास्टर इन वार्म एयर देन इन कोल्ड एयर। इसलिए कहा जाता है जो हमारे पास साउंड की स्पीड होती है वो वार्म एयर में ज़्यादा होती है कोल्ड एयर की बानिस्बत। आगे बेटा हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड अ साउंड सोर्स मूव विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर सो दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स साउंड डज नॉट चेंज। उसने ये कहा है हमारे पास बेटा कि ऑब्जर्वर वो होता है जो ऑब्जर्व करता है, जिसको आवाज़ सुनाई देती है, सोर्स वो होता है जिससे साउंड निकलता है। तो वो कहता है कि ये डॉपलर इफेक्ट होता है बेटा, आपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे या फिर पढ़ लिया होगा। तो बेटा उसमें ये होता है कि जब कोई बॉडी मूव, डॉपलर इफेक्ट में ये होता है कि साउंड किसी चीज़ से टकरा कर वापस आती है, या फिर क्या होता है आप सोर्स से साउंड जाती है ऑब्जर्वर तक और वो उसको सुनाई देती है। जैसे ही ऑब्जर्वर सोर्स ऑफ साउंड से दूर जाता है तो उसकी साउंड की आवाज़ कम होती जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप एक मस्जिद में अजान हो रही है, आप बाइक पर हैं और बाइक पर जा रहे हैं, तो अगर जितना दूर आप मस्जिद से दूर जाते रहेंगे आवाज़ आपको उतनी ही कम सुनाई देती रहेगी, और जैसे ही आप मस्जिद के जितना ज़्यादा करीब आते जाएंगे आपको आवाज़ उतनी ही ज़्यादा सुनाई देती रहेगी। मतलब कि इसको कहते हैं रिलेटिव डिफरेंस, रिलेटिव वेलोसिटी में डिफरेंस आने की वजह से आपको साउंड में भी फ़र्क लगाते होता है। तो वो मगर यहाँ पर वो कहता है कि आपने उसको ऑब्जर्वर को ऐसे मूव करवाना है कि साउंड और स्पीड के दरमियान कोई फ़र्क ना हो। इफ़ द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज़ ज़ीरो, कभी मुमकिन है जब दोनों में रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो, ज़ीरो। जहाँ हो तो ऐसा हो सकता है कि फ़र्ज़ करें जितनी स्पीड से गाड़ी, अगर फ़र्ज़ करें गाड़ी है वो हॉर्न दे रही है, वो जितनी स्पीड से गाड़ी जा रही है आप भी उतनी स्पीड से उसी डायरेक्शन में उसके साथ साथ जा रहे हैं, तब क्या होगा दोनों की स्पीड ऑफ साउंड में कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आएगा, महसूस नहीं होगा, क्योंकि जितनी स्पीड गाड़ी की उतनी आपकी भी है। तो जब फासले में फ़र्क नहीं आ रहा इसलिए स्पीड ऑफ साउंड में भी फ़र्क नज़र नहीं आएगा, आपको भी उतनी ही हमेशा आवाज़ सुनाई देगी। देन देयर विल बी नो चेंज फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स देन अपरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी ज़ीरो। मतलब कि जो ज़ाहिर होने वाली फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाए, मतलब कि जो डिफरेंस फ्रीक्वेंसी का है वो क्या हो जाए, ज़ीरो। द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन साउंड एंड ऑब्जर्वर इज ज़ीरो। तो फॉलोइंग केस का कुछ केसेस है जिनमें क्या होता है ऑब्जर्वर और साउंड सोर्स के दरमियान फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है हमारे पास, मतलब कि अपरेंट फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होगी। द सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग, बोथ आर मूविंग सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड। अगर दोनों ही सेम स्पीड से जा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में तब उनमें कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, तो साउंड के में भी स्पीड ऑफ साउंड में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा, जिससे उनकी फ्रीक्वेंसी पर भी कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। वैन द दूसरा केस है बेटा, वैन ऑब्जर्वर इज़ एट सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ एंड सोर्स इज़ मूविंग अलॉन्ग सर्कुलर पाथ। अगर कोई आदमी है वो क्या सोर्स है वो उसके सर्कुलर में मूव कर रहा है तो तब वो सेंटर में खड़ा है, क्योंकि सेंटर से उसका फायदा चेंज नहीं हो रहा है। जैसे अगर मौत का कुआं देख लो, उसमें एक आदमी जो सेंटर पे खड़ा है और एक मोटरसाइकिल वाला है वो साइड पर कुएं पे मूव कर रहा है, तो उसकी आवाज़ हमेशा मोटरसाइकिल की उसको उतनी ही सुनाई देगी, क्योंकि वो मूव तो कर रहा है एक, मगर वो क्योंकि उसका जो फासला है वो ऑब्जर्वर से वो चेंज नहीं हो रहा है। जब तक फासला चेंज नहीं होगा बेटा आपको साउंड की आवाज़ कम या ज़्यादा नहीं महसूस होगी। और बेटा यह अपरेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है जो ज़ाहिर होने वाली फ्रीक्वेंसी है वो ज़ीरो होनी चाहिए, मतलब फ़र्क नहीं होना चाहिए, हमेशा सेम ही रहना चाहिए। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं समझ आई तो मुझे फिर आप अगेन पूछ सकते हैं क्वेश्चन के बारे में। अल्लाह हाफिज़।